स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन के मेथड्स। पिछली क्लास में हमने जलमांग के बारे में पढ़ा था, साथ ही हमने बेसिन, जो चेक बेसिन विधि होती है उसके बारे में भी पढ़ा था, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन तथा फरो जो विधि होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले है फरो इरिगेशन मेथड। इसको क्या बोलेंगे, कूंड सिंचाई विधि। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इस विधि में संपूर्ण खेत में ढाल की आड़ी दिशा में कूंड बनाए जाते हैं। यह विधि पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों जैसे मक्का, ज्वार इत्यादि के लिए उपयोगी होते हैं। देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, पंक्तियों में जो फसलें बोई जाती है उनके अंदर जो है ये उपयोगी रहती है। और इसमें क्या करते हैं, आड़ी दिशा के जो संपूर्ण खेत है उसको आड़ी दिशा के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर नालियां बना लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। आप इसमें चित्र में देख ही पा रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये फरो इरिगेशन मेथड हो गया। अब इसके कुछ लाभ है वो देख लेते हैं। वाष्पन द्वारा जल हाँस व पपड़ी बनने की समस्या नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है कि जो पपड़ी बनती है ना, मृदा की ऊपरी परत है उस पर पपड़ी बनने की शिकायत बहुत रहती है सिंचाई के बाद, तो इसके अंदर वो नहीं होती है। कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, कम मजदूरों की आवश्यकता होती है ना, कि जो कम मजदूरों से ही काम चल जाता है। चौकेबार विधि की अपेक्षा खेत का कम भाग मेड़ व नालियों के काम आता है। देखिए हमने जब पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो चौकेबार विधि है उसके अंदर बहुत ज़्यादा भूमि क्या है, व्यर्थ हो रही थी नालियाँ बनाने में, तथा जो मेड़े हैं वो बनाने के अंदर क्या थी, बहुत ज़्यादा भूमि व्यर्थ हो रही थी। लेकिन इस विधि में ऐसा नहीं होता है, तो ये क्या है, उससे बेटर हो जाती है। अब इसकी कुछ सीमाएँ या कमियाँ हैं वो देखते हैं। हानियाँ देखिए इसकी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या रहती है। यानी कि जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ फिर क्या हो जाता है, इस वाली विधि से मृदा अपरदन की शिकायत आती है। मेड़ों पर लवण एकत्रित होकर पौध वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इसमें पानी भरा रहता है उसकी वजह से क्या होता है, लवण इकट्ठा होने की जो है संभावनाएं रहती है। बलुई मृदा हेतु उपयुक्त नहीं, यानी कि बलुई मिट्टी में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए पानी के दक्ष नियंत्रण हेतु कुशल मजदूर चाहिए। हालांकि इसमें कम मजदूर चाहिए लेकिन जो है वो सारे टैलेंटेड होने चाहिए, यानी कि उनको जो है इस मेथड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी ये विधि आपकी सक्सेसफुल होगी, अन्यथा जो है गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, फरो इरिगेशन। आप ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। आगे बात करते हैं अधोभूमि सिंचाई के बारे में, यानी कि सब सरफेस इरिगेशन के बारे में। देखिए इस प्रकार की विधि में धरातल के नीचे एक निश्चित गहराई पर कृत्रिम जल स्तर बनाए रखकर फसल को क्या की जाती है, जल की आपूर्ति की जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है, सब सरफेस इरिगेशन कहा जाता है। जल से सिंचाई खुली नालियों या रंध्र युक्त पाइपों द्वारा की जा सकती है। देखिए इसके अंदर इस प्रकार से जो है आपका सरफेस इरिगेशन होगा, या तो या नालियाँ के रूप में होगा या फिर जो रंध्र युक्त पाइप है, यानी कि पाइप होते हैं उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जल की जो है पूर्ति कर सकते हैं फसल को। ठीक है, ये हो गई आपकी अधोभूमि सिंचाई विधि, यानी कि जो आपका मृदा की ऊपरी परत से जो थोड़ा नीचे होगा उसमें क्या की जाती है, जल की आपूर्ति करवाई जाती है, मृदा की जो नमी है वहाँ बनाए रखी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब सरफेस इरिगेशन। अब बात करते हैं बौछार सिंचाई विधि की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, आप सबने पढ़ा होगा, पहले भी देखा होगा, इसका नाम सुना होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट भी डाल लेना आप साथ ही साथ, क्योंकि इसके बारे में जो है बहुत बार एग्जाम में डिटेल के अंदर बड़े जो प्रश्न आते हैं उसके अंदर भी इसको पूछा जा सकता है कि ड्रिप इरिगेशन के बारे में, स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में जो है डिटेल में लिखिए। तो आइए देखते हैं।
इस विधि का उपयोग कम जल क्षेत्र वाले स्थानों पर किया जाता है। इस विधि में जल स्रोत द्वारा मुख्य पाइपलाइन जोड़ी जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार मुख्य पाइपलाइन से सहायक पाइपलाइन जोड़ी जाती है। सहायक पाइपलाइन में 8 से 10 सेंटीमीटर राइजरों पर घूर्णीय बौछार यंत्र लगे होते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल वाल्व लगे होते हैं। ये तो थी इसके बारे में कुछ डिटेल। देखिए, एक तो क्या है कि जहाँ पे पानी की, इसमें एक तो बौछार तरीके से जो है सिंचाई होती है, लेकिन जहाँ पे जो है पानी की जो है कमी होती है तो वहाँ क्या है, ये जल की आपूर्ति भी अच्छे से कर देता है और साथ ही साथ जो है जितना फसल को पानी चाहिए होता है उतना ही उपलब्ध करा देता है। देखिए इसके अंदर क्या इस तरीके से होता है, ये आप देख सकते हो। इस तरह से फव्वारा विधि भी बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से जो है ये सिंचाई करते हैं बौछार के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके जो लाभ है, क्या क्या फायदे हैं इस इरिगेशन मेथड को अपनाने के, वो देखते हैं। सघन खेती में सभी प्रकार की फसलों में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सघन खेती हम करते हैं, पास पास जो हम फसलें बोते हैं, उनमें क्या होता है, ये विधि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पहले तो आप ये राइजर, उसमें एक शब्द आया था इधर, देखिए घूर्णीय बौछार यंत्र लगे होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से होता है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये घूर्णीय यंत्र होते हैं, ये घूमते रहते हैं और ये जो है पानी का जो है प्रदान करते रहते हैं फसलों को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वापस देखते हैं, लाभ के ऊपर आते हैं। सघन खेती में सभी प्रकार की फसलों में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये बहुत अच्छी रहती है सघन खेती के अंदर। इस विधि के प्रयोग से मृदा तथा वायुमंडल की संरक्षणता क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, संतृप्तता बनी रहती है। क्या बनी रहती है, संतृप्तता बनी रहती है। मतलब नमी बनाए रखती है। ये समस्त जमीन फसल उगाने के काम आती है। ठीक है, समस्त जमीन क्या होती है, फसल उगाने में काम आ सकती है आपकी। ऐसा देखो, हमने जो बाकी की विधियां पढ़ी उसके अंदर तो क्या हो रहा था कि हम नालियां बना रहे हैं, मेड़े बना रहे हैं या कुछ अन्य जो है साधन क्रिएट कर रहे हैं, तो लेकिन इस विधि में ऐसा नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, समस्त जमीन फसल उगाने के काम आती है, जबकि पृष्ठीय भूमि का कुछ भाग मेड़ बनाने के काम आता है। मेड़ न होने से यंत्रीकरण संभव है। ठीक है, सिंचाई के साथ उर्वरक भी दिया जा सकता है। देखिए, मेड़ तो बहुत कम बनाई जाती है इसके अंदर, और जब मेड़ नहीं होती है इसी वजह से इसमें क्या होता है, यंत्रीकरण भी संभव होता है। सिंचाई के साथ उर्वरक भी क्या हो सकता है, दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए, मृदा पर पपड़ी बनने की समस्या क्या नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है इसके अंदर। मृदा पर पपड़ी बनने की समस्या नहीं होती क्योंकि खेत तक पानी पाइपों से पहुंचता है, अतः रास्ते में जल ह्रास नहीं होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, पाइपों के द्वारा पानी पहुंचता है, इसलिए जल की जो है कमी नहीं होती है, जल का ह्रास या नुकसान नहीं होता है। आगे देखिए, यह विधि पौधों को वातावरण में आर्द्रता बनाए रखने में जो है आवश्यक है। इस विधि के द्वारा जो है वातावरण के अंदर क्या बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है। ठीक है, हल्की व बलुई मृदा में जहां बार बार पानी देना पड़ता है, बौछारी विधि क्या रहती है, उपयुक्त रहती है। यानी कि जिन मिट्टियों में बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, उन मिट्टी के लिए भी ये उपयुक्त है। ठीक है, अब इसकी कुछ कमियां हैं, वो देखते हैं। देखिए, अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो गई, जैसे गन्ना हो गया या धान हो गया, तो ऐसी फसलों के लिए भी ये क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं होगा। छोटे खेतों में अधिक लागत बैठती है। देखिए, बड़े खेतों में तो क्या होता है, ये चल जाता है क्योंकि इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है। तो बड़ा किसान या बड़ा जो खेत होगा तो उसमें तो ये क्या हो जाएगा, उसको
जो है बेनिफिट दे देगा। लेकिन अब खेत भी छोटा है, उसको इतना तो उसको उत्पादन प्राप्त नहीं हो रहा जितना वो खर्चा लगा देगा उसमें, तो फिर जो है उसके लिए नुकसान का सौदा होगा। इसलिए छोटे खेतों में क्या होती है, अधिक लागत के कारण ये जो है नहीं किसान अपनाता है, इसको बहुत कम अपनाता है। पानी साफ नहीं होने की स्थिति में जो घूर्णी बौछार यंत्र वो अवरुद्ध हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाया था घूर्णी बौछार यंत्र का। अगर उसमें आपका जो पानी है वो साफ नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार का अगर कचरा या कुछ आ गया तो उसकी वजह से वो यंत्र के जो छिद्र होते हैं वो क्या हो सकते हैं, अवरुद्ध हो सकते हैं या रुक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आरंभिक खर्चा अधिक आता है। इसमें जब हम ये विधि स्टार्ट करते हैं या खेत में हम जब इसको लगाते हैं तो जो हमारा प्रारंभिक जो खर्चा होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा। ठीक है, पर्याप्त तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। अगर पर्याप्त तकनीकी ज्ञान नहीं होगा तो भी ये क्या है, नुकसान का सौदा हो सकता है, क्योंकि सब उसके लिए किसान को या जो ये सिंचाई जो अपना रहा है उसको क्या होना चाहिए, पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या किया जाता है, वरना क्या हो सकता है आपको घाटे का सौदा हो सकता है। लवणीय जल हेतु उपयुक्त विधि नहीं, यानी कि जिन क्षेत्रों में लवण वाला जल आता है या लवणीय युक्त जल आता है वहाँ पे क्या है, इस विधि को अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या है ये दिक्कत आ सकती है। तो ये हो गया आपका आपका जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड की। देखिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका स्प्रिंकलर और जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब इसको देखते हैं। बहुत बार अंतर भी पूछा जा सकता है आपको कि स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में अंतर बताइए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। ठीक है, तो हर तरीके से तैयार रहिएगा आप। अब बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड की। इस विधि का आविष्कार इजराइल में हुआ था। देखिए ये भी बहुत बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड है उसका आविष्कार कहाँ हुआ था, इजराइल के अंदर हुआ था। यह विधि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। कहाँ पर जो सूखे जो क्षेत्र होते हैं या अर्ध शुष्क वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ इस जो है विधि को अपनाया जाता है। जहाँ जल की अधिक कमी होती है या फिर जो बहुत ज़्यादा जल की कमी होती है वहाँ इसको प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों व कुकुरबिटेसी कुल की फसलों में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है इसका प्रयोग, जो कुकुरबिटेसी वाली जो फसलें हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर जब पंक्ति में जब हम फसल बोते हैं तो उसके लिए भी ये ठीक रहती है। ड्रिप सिंचाई द्वारा जल प्रत्येक पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद टपकता है। कैसे होता है, जो जड़ क्षेत्र होगा वहाँ पर बूंद बूंद टपकेगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये इस तरीके से जो है बूंद बूंद जो आपका पौधे का जो जड़ होगा उसके आसपास जो है ये बूंद बूंद करके टपकेगा। ठीक है, इससे जड़ क्षेत्र में संतृप्त अवस्था बनी रहती है तथा वहाँ पानी की कमी नहीं रहती है। यानी कि वहाँ क्या होती है, नमी बनी रहती है, जिससे क्या होगा, पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है, ये हो गई बूंद बूंद सिंचाई विधि की बात। कुछ इस तरीके से जो है पाइपलाइन डाली जाती है। ये कुकुरबिटेसी जो फसलें होती है या फिर पंक्तियों में आप देख सकते हैं, पंक्तियों में बोई गई फसलों में ये उपयुक्त रहती है और इस तरह से पाइपलाइन होती है और इस तरह से बूंद बूंद करके जो है पानी टपकता रहता है। इसके अंदर आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, इस तरह से पाइपलाइन डालेंगे और जो है पानी किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसके लाभ के बारे में देखते हैं। देखिए, पौधों की जड़ों में पर्याप्त नमी होने से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। इसका लाभ क्या है कि जो पौधा है उसमें क्या है, पर्याप्त नमी रहेगी तो हमको क्या प्राप्त होगा, अच्छी उपज हम प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई हेतु कम मानव श्रम चाहिए। इसके अंदर जो है मनुष्यों की जो मानव श्रम है उसकी कम आवश्यकता होगी। खरपतवार की समस्या नहीं होती है, यानी कि जब खरपतवार है उसकी समस्या भी नहीं होती है। सिंचाई जल के साथ कीटनाशी व फफूंदनाशी व सूक्ष्म पोषक तत्वों के घोल का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि हम कीटनाशी और उर्वरकों या जो है आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो घोल है उनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। आगे देखिए, जड़ क्षेत्र में लवण है यहाँ पे। जड़ क्षेत्र में लवण का जो है निक्षालन हो जाता है। लवण
जड़ क्षेत्र में क्या होता है, लवणों का जो है निक्षालन हो जाता है यानी नीचे चले जाते हैं। पौधों में कीट व व्याधियों का प्रकोप नहीं होता, यानी कि कीट और व्याधि यानी रोगों का जो है प्रकोप भी इससे कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता है। अब इसकी कुछ कमियां हैं वो देखते हैं, वो क्या है देखिए। कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें भी वही चीज़ है जो उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन में हमने पढ़ी थी कि जो नॉलेजेबल लोग हैं यानी कि जिनको पूरा ज्ञान है इस विधि के बारे में, उनकी जो है आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर। हम हर कोई इंसान नहीं कर सकता, जिसको नॉलेज नहीं है वो बिना नॉलेज वाला नहीं कर सकता। शुरुआती खर्च इसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आता है। जब ये पाइपलाइन वगैरह डलती है, ये सारे सोर्सेज लगते हैं, तो उसके अंदर जो लागत है हमारी प्रारंभिक जो लागत है वो क्या आती है, बहुत अधिक आती है। जड़ क्षेत्र के पास इस प्रणाली में ई मीटर यंत्र लगा होता है। एमीटर द्वारा जल बूंद बूंद रूप में निकलता है। क्या कैसे निकलता है, बूंद बूंद के रूप में निकलता है। ई मीटर इसके अंदर लगा होता है, उसमें तो क्या थे, घूर्णीय जो घूर्णीय वगैरह लगे हुए थे यंत्र, और इसमें क्या लगे रहते हैं, एमीटर लगे होते हैं, जिससे जो है बूंद बूंद करके पानी आता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, छोटे छोटे छेद होने के कारण ये शीघ्र अवरुद्ध हो जाते हैं। बहुत ही बारीक छेद होते हैं जो क्या होते हैं, अवरुद्ध या रुकने का जो है उसमें डर रहता है। वार्षिक फसलों में इस प्रणाली को बार बार हटाना पड़ता है। जब हम साल भर वाली फसल लेते हैं तो बार बार इसको हमको हटाना पड़ता है। इस प्रणाली में अधिकतर पाइपलाइनें प्लास्टिक से निर्मित होती है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। इसके अंदर ये क्या होती है, नीचे बिछी होती है और प्लास्टिक की होती है, ठीक है। तो इसका क्या डर रहता है, इससे क्या डर रहता है स्टूडेंट्स, चूहे व अन्य जीवों से हानि होती है, यानी वो प्लास्टिक का होने की वजह से जो है चूहे और बाकी जो अन्य कोई जीव वगैरह होते हैं उनसे जो है डर रहता है कि इसको काट ना दे, तो नुकसान भी हो सकता है। तो एक तरीके से ये नुकसान ही हो गया। अब है कि इस प्रणाली में पाइपलाइन में 2.5 लीटर पानी पर सेमी दाब पर छोड़ा जाता है। इसमें सहायक पाइप लाइनों की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होती है। ये थोड़ा सा इसका नॉलेज है या डिटेल है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के साथ जो हमारा लेसन नंबर 3 है इरिगेशन, वो यही पूरा होता है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर यानी खरपतवार के साथ में, जिसे इंग्लिश में वीड भी बोलते हैं। हम उसे अगली जो क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते हुए रहिए। आज हमारा जो लेसन नंबर 3 है सिंचाई, वो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।